हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायोवाला में। सेल बायोलॉजी की हम सीरीज़ पढ़ रहे थे और इस सेल बायोलॉजी की सीरीज़ में हम आज का टॉपिक लेके आए हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। खोज की अगर बात करें तो केंद्र की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की सेल्स में केंद्रक की खोज की। जिस प्रकार से हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, उसी प्रकार से हर एक नए केंद्र की उत्पत्ति भी पूर्व उपस्थित केंद्रक से ही होती है। ये स्टेटमेंट दिया था स्ट्रासबर्गर ने। केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और इस स्टेटमेंट को देने वाले थे हैमरलिंग। हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी के ऊपर प्रयोग करके बताया। बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आधे केंद्रक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। आधे केंद्रक का अर्थ है कि उस केंद्रक के चारों तरफ किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक्स जो हैं उनमें स्पष्ट झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। एक नोट लगा करके बात लिख रखी है कि स्तनधारियों की आरबीसी और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। जबकि ऊंट व लामा, ये दो अपवाद हैं, ऊंट व लामा में केंद्रक जो है वो पाया जाता है। हम कंप्लीटली केंद्रक पढ़ें उसके लिए हमें कुछ टॉपिक हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। केंद्रक में हम उसकी साइज, शेप, नंबर, केमिकल कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो टॉपिक है साइज। अगर बात करें साइज की, साइज केंद्रक की 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होती है। अलग अलग कोशिकाओं में इसका आकार अलग अलग हो सकता है। बात करें अगर इसकी शेप की, तो अलग अलग सेल्स में केंद्रक की जो आकृति है वो भी अलग अलग होती है। किसी में ये राउंड हो सकता है, किसी में ये ओवल हो सकता है, किसी में ये इलोंगेटेड हो सकता है, मतलब लंबवत हो सकता है। जो WBC है, WBC में केंद्रक की आकृति इर्रेगुलर होती है, मतलब नियमित नहीं होती है। बात करें नंबरिंग की, तो मोस्टली देखा गया है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। कई बार एक सेल में 2 केंद्रक भी देखने को मिलते हैं। सेल एक है और केंद्रक 2 हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं बाईन्यूक्लिएट कंडीशन। उस कंडीशन को बोलते हैं बाईन्यूक्लिएट कंडीशन और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक केंद्रक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है उसको लघु केंद्रक बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको गुरु केंद्रक बोलते हैं। कई बार ये होता है कि एक ही सेल में एक से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा भी केंद्रक देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में एक सेल में अनेक केंद्रक होते हैं। सेल एक है लेकिन केंद्रक अनेक है। तो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन मोस्टली 2 प्रकार की हो सकती है, सिनसाइशियम और सिनोसाइट। सिनसाइशियम का मतलब है
जब सेल्स का संलयन हो, अनेक सेल हैं वो जब जुड़ जाती हैं, या हम लिख सकते हैं कि अनेक सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन को सिंसाइशियम बोलते हैं। और कोएनोसाइट का मतलब है कि जब सेल्स में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, तो उस कंडीशन को हम सिनोसाइट कंडीशन बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है, या हम कह सकते हैं एस्केरिस्का की एपिडर्मिस। ये दो एग्जाम्पल जो हैं वो सिनोसाइट कंडीशन के। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। अगर बात करें हम केमिकल कंपोजिशन की, बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन में बात करें केमिकल कंपोजिशन में, तो केमिकल कंपोजिशन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगी? या तो इसमें क्या हो सकता है, केंद्रक में प्रोटीन होगा, फॉस्फोलिपिड होगा, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। प्रोटीन जो है वो मोस्टली दो प्रकार की हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज लेकर के आएंगे तब हम कंप्लीटली हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर, केंद्रक की संरचना। इस केंद्रक की संरचना में हम कंप्लीटली केंद्रक से संबंधित जितने भी हमारे डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर। संरचना। इस संरचना में हमें मोस्टली मुख्य रूप से चार टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो केंद्रक के चारों ओर उपस्थित क्या है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल। ये चार टॉपिक हम इस के माध्यम से समझने वाले हैं। फर्स्ट, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब दोहरी झिल्ली है। कैसी है? दोहरी है, डबल है। डबल है इसका मतलब एक तो भीतरी झिल्ली है और एक बाहरी झिल्ली है। तो एक तो हो गई बाहरी झिल्ली और एक हो गई आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जो है उसके ऊपर लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली के ऊपर लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर लेमिना काम क्या करेगी? यह प्रोटीन गुणसूत्रों को आंतरिक झिल्ली से चिपकने में मदद करती है, और क्या करती है? यह केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में सहायक होती है। आंतरिक झिल्ली जो है उसमें लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं। न्यूक्लियर लेमिना जो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन गुणसूत्रों को आंतरिक झिल्ली से चिपकने में मदद करती है और केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में सहायक होती है। बाहरी झिल्ली की अगर बात करें
तो बाहरी झिल्ली जो है वो 75 एंगस्ट्रॉन जितनी इसकी थिकनेस होती है, जबकि इसकी भी कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉन की ही थिकनेस होती है। अब जो ये बाहरी झिल्ली जो है, इस बाहरी झिल्ली के ऊपर देखो क्या क्या है। बाहरी झिल्ली ईआर के संपर्क में है, तो हम कह सकते हैं बाहरी झिल्ली ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट, बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या है, राइबोसोम है, तो हम कह सकते हैं कि बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और क्या है, ये देखो केंद्रक छिद्र है, इसका मतलब कि बाहरी झिल्ली पर कुछ छिद्र रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, छिद्र रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोर यानी केंद्रक छिद्र। और ये जो केंद्रक छिद्र हैं ये 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होते हैं। इसके अलावा परिकेंद्रिकीय अवकाश, इसका मतलब बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में कुछ स्थान पाया जाता है, उसको बोलते हैं परिकेंद्रिकीय अवकाश। तो हम बोल सकते हैं कि बाहरी व आंतरिक झिल्ली के बीच, आंतरिक झिल्ली के बीच केंद्रकीय अवकाश पाया जाता है, जो कि 15 नैनोमीटर जितना होता है। इसके अलावा क्या है, ये देखो एन्युलस। तो ये जो केंद्रक छिद्र जो हैं, केंद्रक छिद्र पूरी तरह से खुले नहीं रहते हैं, खुले नहीं रहते हैं। इन पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग पाए जाते हैं, जिन्हें एन्युलस कहते हैं। ये जो एन्युलस और केंद्रक छिद्र जो हैं, एन्युलस प्लस केंद्रक छिद्र, ये दोनों मिलकर के रंध्र सम्मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट, रंध्र सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया है इसकी स्ट्रक्चर में, केंद्रक झिल्ली का। केंद्रक झिल्ली जो है वो दोहरी होती है, एक बाहरी होती है और एक आंतरिक होती है। बाहरी झिल्ली है वो 75 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली भी 75 एंगस्ट्रॉन होती है। आंतरिक झिल्ली पर लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना भी कहते हैं। यह जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन गुणसूत्रों को आंतरिक झिल्ली से चिपकने में सहायता करती है और केंद्रक झिल्ली की वृद्धि में भी मदद करती है। बाहरी झिल्ली जो होती है वो ईआर के संपर्क में रहती है, राइबोसोम पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली पर जो छिद्र रूपी संरचनाएं उन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं, जो कि 10 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होते हैं। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच में परिकेंद्रिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और जो कि 15 नैनोमीटर तक के होते हैं। केंद्रक छिद्र जो है वो पूरी तरह से खुले नहीं रहते हैं, जिन पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग पाए जाते हैं, जिन्हें एन्युलस कहते हैं। एन्युलस और केंद्रक छिद्र जो है वो रंध्र सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। ये जो केंद्रक छिद्र जो है, यही केंद्रक छिद्रों से क्या होता है, केंद्रक छिद्रों से कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता है, का आदान प्रदान होता है। एक और बात बता दूं आपको, केंद्रक झिल्ली को ही कैरियोथिका या न्यूक्लियर इनवेल्प भी बोल सकते हैं, या न्यूक्लियर इनवेल्प भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, केंद्रक झिल्ली।
नेक्स्ट टॉपिक केंद्रक द्रव्य। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जिसको इंग्लिश में हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बारे में सबसे पहले बताया स्ट्रासबर्गर ने। किसने बताया? स्ट्रासबर्गर ने। केंद्रक द्रव्य जो है वो एक कणिकीय पारदर्शी द्रव्य होता है। कणिकीय पारदर्शी द्रव्य होता है। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य में क्या होगा? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन की अगर बात करें तो दो प्रोटीन मिलेंगी, एक तो हिस्टोन और एक नॉन हिस्टोन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के बारे में स्ट्रासबर्गर ने बताया। कणिकीय और पारदर्शी द्रव्य है। इसमें प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रिका। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने, जबकि नाम दिया बोमेन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने और नाम दिया बोमेन ने। यह एक झिल्ली रहित संरचना है। झिल्ली रहित संरचना है, इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगर बात करें कि भाई केंद्रिका पाई कहाँ जाती है, तो यह गुणसूत्र के केंद्रिका संगठन क्षेत्र में पाई जाती है। अब गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी। तो 13, 14, 15, 21 व 22वें गुणसूत्र पर, 22वें गुणसूत्र के केंद्रिका संगठन क्षेत्र में केंद्रिका पाई जाती है। अगर संख्या की बात करें कि केंद्रिका की संख्या कितनी होती है, तो मोस्टली एक केंद्रक में एक केंद्रिका होती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो एक केंद्रक में एक केंद्रिका होती है। लेकिन प्याज में 4 केंद्रिकाएं होती हैं। लेकिन प्याज में कितनी होती हैं? 4। जबकि जो उभयचर होते हैं, उभयचरों की oocyte सेल्स में 2000 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। तो यह भी आप याद रखें। अगर हम बात करें इसकी परासंरचना की, अगर बात करें केंद्रिका की परासंरचना की, कि केंद्रिका की परासंरचना किस प्रकार की दिखाई देती है, तो केंद्रिका की जो परासंरचना है, उस परासंरचना में हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। परासंरचना में हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन से देते हैं? तंतुमय भाग, कणिकीय भाग और पार्श्व एमोर्फा भाग। तंतुमय भाग, कणिकीय भाग और पार्श्व एमोर्फा भाग।
तंतुमय भाग जो है वो किसका बना है? आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुमय भाग से। केंद्रिका का जो तंतुमय भाग है वह है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुरूपी भाग से बना है, जबकि कणिकीय भाग इसी प्रोटीन के कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। पार्स एमोर्फा की अगर बात करें तो पार्स एमोर्फा एक मैट्रिक्स वाला भाग है। क्या है? एक मैट्रिक्स वाला भाग है, और इसी मैट्रिक्स में तंतुमय और कणिकीय दोनों पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में तंतुमय भाग व कणिकीय भाग दोनों पाए जाते हैं। तो ये हो गई केंद्रिका की परासंरचना, जिसमें तंतुरूपी भाग, कणिकीय भाग और पार्स एमोर्फा भाग पाए जाते हैं। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्रोमेटिन जाल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखें, वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें। क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल जो है यह भाग क्षारीय अभिरंजकों से, क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाता है। क्रोमेटिन जाल जो है वो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाता है, और ये एक धागे रूपी संरचनाएं हैं, धागेनुमा संरचनाएं। क्या है? धागेनुमा संरचनाएं हैं। और ये जो क्रोमेटिन जाल जो हैं, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित भाग है, धागेनुमा संरचनाएं हैं, और सेल डिवीजन के टाइम में ये गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। क्रोमेटिन जाल जो हैं, क्रोमेटिन जाल ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन जाल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो हैं वो हल्के अभिरंजित होते हैं। जब क्षारीय अभिरंजकों से हम देखते हैं तो गुणसूत्र का जो यूक्रोमेटिन जो भाग है वो हल्का अभिरंजित होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन कौन से हैं? गहरे अभिरंजित हैं, गहरे अभिरंजित हैं। हल्के अभिरंजित भाग जो वो कहां पर पाए जाते हैं? केंद्रक में। जबकि ये कहां पर पाए जाते हैं? परिधि में। यूक्रोमेटिन जो हैं वो आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग है, आनुवंशिक रूप से सक्रिय होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। यूक्रोमेटिन भाग जो है वो अनुलेखन में सहायक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनुलेखन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जबकि ये वाले जो हैं वो अनुलेखन में भाग नहीं लेते हैं। क्रोमेटिन जाल जो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन है, इनको सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? एमिल हिट्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखें कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में जो बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? एमिल हिट्ज थे। कार्य की अगर बात करें कि केंद्रक के कार्य क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि ये क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिकाओं का क्या है? नियंत्रण केंद्र का काम करेगा। इसके अलावा
यहां पर गुणसूत्र हैं तो हमें पता है कि आनुवंशिक सूचनाएं स्थानांतरित होंगी, वह संग्रहित होंगी। नेक्स्ट, जो जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के समय केंद्रक विभाजन प्रथम चरण का कार्य करता है। प्रथम चरण मतलब जब कोशिका का विभाजन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट वीडियो केंद्रक के ऊपर। आगे आने वाले वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के और भी अनेक टॉपिक जितने भी हैं वो सारे के सारे लेकर के आएंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।